वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज जो आपका वीडियो बन रहा है वो अप्लाइड केमिस्ट्री का बनाया जा रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री का बनाया जा रहा है, रसायन विज्ञान। ठीक है, चैप्टर 1 है। जो चैप्टर का नाम है वो परमाणु संरचना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक, पढ़ने के पहले हम ये जानें केमिस्ट्री है क्या, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है और किस देश की है, तभी उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो केम शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जिससे हुई है वो हुई है केम शब्द से। केम शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये मिस्र का होता है, ये मिस्र देश का है। ठीक है, और केम शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? केम शब्द की उत्पत्ति कीमिया कीमिया मिस्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उस मिट्टी को हम कीमिया कहते हैं। उस मिट्टी को हम कीमिया कहते हैं और उसी मिट्टी के नाम से केमिस्ट्री शब्द केम का उत्पत्ति हुई है। अब बात कर रहे हैं मिट्टी की। ऐसी मिट्टी क्या है भाई उसमें जो उसकी कीमिया नाम रखा गया, उसी शब्द से केमिस्ट्री की उत्पन्न हुई है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिस्र में हम लोगों को ममी पता होगा, ममी। ठीक है, ममी में क्या होता था, जो ज़्यादा वीआईपी लोग अगर एक्सपायर हो जाते थे तो उनको एक प्रकार का लेप लगा के उनको रख दिया जाता था, जिससे उनकी मिट्टी 100-150 साल भी खराब नहीं होती थी। ठीक है, तो उस मिट्टी में कीमिया मिट्टी के साथ में कुछ केमिकल मिला के लगाया जाता था, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो ममी रखी जाती थी खराब नहीं होती थी। ठीक है, तो उसी की जो मिट्टी है उसका नाम कीमिया है। ये मिस्र में पाई जाती है, उसी के नाम से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर एक हिसाब से पूछा जाए कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, तो देखो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास में होने वाले तमाम प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं परिभाषा लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए परिभाषा भी हमने आपके सामने लिख दी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास में होने वाले तमाम प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब है क्या भाई, ये तो हो गई परिभाषा। अब देखिए बेसिक से चला जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिक के लिए हम आपको बताते हैं द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण, तो हम लोग चलते हैं द्रव्य का वर्गीकरण करते हुए। द्रव्य का वर्गीकरण, देखिए अगर किसी को पता है द्रव्य का वर्गीकरण तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। आप किताब मत खोलिएगा, क्योंकि किताब में नहीं होगा। किसी भी राइटर किताब खोल लेंगे आप पॉलिटेक्निक की तो उस पर आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया था। द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया था, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला क्या था और दूसरा क्या है? देखिए जो पहला बांटा गया था वो बांटा गया था शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में। ठीक है, जो पहला बांटा गया वो शुद्ध पदार्थ था, और जो दूसरा बांटा गया, दूसरे भाग में बांटा गया, वो अशुद्ध पदार्थ था। अशुद्ध पदार्थ था। ठीक है, अब देखिए द्रव्य का वर्गीकरण हमने किया है, इसको दो भागों में बांटा गया, पहला शुद्ध पदार्थ में और दूसरा अशुद्ध पदार्थ में। ठीक है, इसके बाद क्या है, शुद्ध पदार्थ को कई वर्गीकरण में बांटा गया। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग क्या था? पहला वर्ग था हमारा तत्व के रूप में हो गया, और दूसरा हो गया हमारा यौगिक के रूप में। ठीक है,
अब देखिए, तत्व के रूप में और यौगिक के रूप में शुद्ध पदार्थ को बांटा गया। द्रव्य का वर्गीकरण किया गया, तो द्रव्य के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जब शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तो इसको दो भागों में बांटा गया, तत्व में और यौगिक में। ठीक है, इसके बाद जब तत्व का वर्गीकरण किया गया, जब तत्व का वर्गीकरण किया गया तो इसको तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग था धातु, पहला भाग था धातु, दूसरा भाग था अधातु और तीसरा भाग था उपधातु, उपधातु। ठीक है, इसी प्रकार जब यौगिक का वर्गीकरण किया गया तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या था? अम्ल, दूसरा क्या था? क्षार, तीसरा क्या था? लवण। ठीक है, ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण। पहले शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व में और यौगिक में, फिर तत्व को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद यौगिक को तीन उसमें बांटा गया, अम्ल में, क्षार में, लवण में। ठीक है, अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ को। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकरण किया गया, दो भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा था विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ये हुआ द्रव्य का वर्गीकरण। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, ये आपके सिलेबस पे नहीं है, किताब खोल के मत ढूंढिएगा। ये एक बेसिक से बताया गया, आप कक्षा 9 या 10 में आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, कि द्रव्य का वर्गीकरण किया गया, द्रव्य को फिर और द्रव्य का दो वर्गीकरण बांटा गया, शुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध पदार्थ में, सभी लोग पढ़े होंगे। शुद्ध पदार्थ को फिर वर्गीकरण किया गया, तत्व तो यौगिक में बांटा गया, तत्व को किया गया धातु, धातु उपधातु में बांटा गया, यौगिक का किया गया अम्ल, क्षार, लवण में बांटा गया, अशुद्ध पदार्थ किया समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, लिखते हैं परमाणु संरचना। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, परमाणु संरचना का, तो जॉन डाल्टन ने कहा द्रव को कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जो छोटे छोटे कण होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? परमाणु, परमाणु, ये आपका परमाणु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु जो है अविभाज्य है, अविभाज्य है। लेकिन और भी कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसका देखा तो उन्होंने इसको कहा ये विभाज्य है। उन्होंने कहा, जो अदर वैज्ञानिक आए, भाई जॉन डाल्टन ने कहा ये अविभाज्य है, इसके बाद इसके छोटे छोटे कण नहीं होंगे। ठीक है, इसके छोटे छोटे कण नहीं हो सकते हैं, उन्होंने तो अविभाज्य कह दिया। लेकिन और भी जो वैज्ञानिक आए, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, और भी जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा ये विभाज्य है, ये विभाज्य है। मतलब जब उन्होंने कहा ये विभाज्य है तो कहा इनके जब छोटे छोटे जो कण होंगे वो क्या कहलाएंगे? इनके भी छोटे छोटे जो कण निकले वो एक इलेक्ट्रॉन कहलाया, दूसरा प्रोटॉन कहलाया और तीसरा न्यूट्रॉन कहलाया। ठीक है, जो अदर वैज्ञानिक आए उन्होंने जब इसका परीक्षण किया या निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि ये अविभाज्य नहीं है, इस परमाणु के भी छोटे छोटे अभी कण विद्यमान है, जो विद्यमान है वो विभाज्य है। मतलब ये परमाणु विभाज्य, अविभाज्य नहीं, विभाज्य है। और इसके तीन
छोटे छोटे कण होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, दूसरा प्रोटॉन कहलाएगा और तीसरा न्यूट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक, इस चीज़ के बारे में अब विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, पेज भर गया, पलटाते हैं, और जो नया हो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। इन सब चीज़ों करने में कोई किसी का पैसा नहीं लगता है। चलते हैं पेज पलटा के आगे। ठीक है, बात हम करें परमाणु को, तो इसकी परिभाषा क्या होती है परमाणु की। ये हो सकता है सभी को परिभाषा आती हो, लेकिन नहीं आती है। तो देखिए मैं बताए दे रहा हूँ, होती क्या है, द्रव्य का वह सूक्ष्म कण, द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए उसमें भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, हम परिभाषा भी लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आपके सामने परमाणु की परिभाषा लिखी, जो मैंने बोली थी वही लिखी, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है मूल कण। ठीक है, मूल कण क्या होते हैं, परमाणु के अंदर कुछ कण होते हैं जिन्हें मूल कण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। वो तीन प्रकार कण कौन कौन से हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 कण होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। ये तीनों कण परमाणु के अंदर होते हैं। ठीक है, अब अगर इसका देखा जाए, इन तीनों का प्रतीक क्या होता है, मतलब किससे दर्शाया जाता है, तो ये भी जानना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं सब कुछ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ प्रतीक, मतलब इनको किस चीज़ से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को स्मॉल पी से प्रदर्शित किया जाता है और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इन पे आवेश क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होते हैं। ठीक है, अगर आवेश की बात करें तो ये क्या पता है आवेश क्या होते हैं, इनके ऊपर आवेश क्या होते हैं। अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स पे बता सकता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब माइनस पे होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव होता है। आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस पे होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उदासीन भी कह देते हैं। तो इस पे क्या होता है, नो चार्ज होता है, नो चार्ज। या हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, उदासीन भी लिख सकते हैं, देखिए हमने कहा कि इस पे आवेश निगेटिव होता है, तो मतलब क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो सर ये -1 ये 0 ये होते क्या है, तो बेटा ये भी हम बताएंगे ये होते क्या है। ठीक है, चलिए हम यही बता दे रहे ये होते क्या है। देखिए जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये -1 है, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और जो ये ऊपर आवेश की तरह लगा होता है इसको परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इस पे माइनस होता है, तो देखिए माइनस लगा है, माइनस हो गया। अब इस पे क्या है, ये कह रहा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हमारा P, ये 1 और ये 1 हो गया। ये कह रहा उदासीन होता है, तो ये हो गया N 0 और 1।
ठीक है। अब इसी के आगे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, अगर हम इसकी बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अगर हम इस चीज़ की बात करें, देखिए हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, -31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का देखिए क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होगा, 1.67 गुणित 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, देखिए हमने तीन चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दिया, उसके प्रतीक बता दिया कि ये इसको ई से डिनोट किया जाता है, इसको पी से, इसको एन से। इसके बाद आवेश बता दिया, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ उदासीन होता है। और उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी बता दिए, द्रव्यमान संख्या भी बता दिए। अब बचता क्या है हमारे पास, खोजकर्ता, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता क्या थे। तो उसके लिए भी हम आपको लेके चलते हैं इनके खोजकर्ता के नामों की तरफ। ठीक है, तो लिख देते हैं खोजकर्ता, खोजकर्ता। देखिए खोजकर्ता की बात करें तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के जो हमारे खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के जो हमारे खोजकर्ता हैं वो जे टॉमसन है। तो देखिए हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, यहाँ पे ई बनाए दे रहे हैं, आगे उसके हम लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन है। ठीक है, ये है जे टॉमसन, जे टॉमसन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन है। और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, देखिए प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, ई रदरफोर्ड है। कौन है, ई रदरफोर्ड है। ठीक है, ई रदरफोर्ड, ये अलग है, ई रदरफोर्ड है। अब न्यूट्रॉन के बचे, तो न्यूट्रॉन के कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जे चैडविक है। ठीक है, तो देखिए हमें लगता है इसका पूरा चीज़ तो हो गया है, मूल कण हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, इनके प्रतीक हो गए, आवेश हो गए, परमाणु क्रमांक और भार भी हो गए, द्रव्यमान भी हो गया, खोजकर्ता भी हो गया। तो कुल मिला के इतना तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम बात इधर लेके चले कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, तो हेडिंग हम डाल लेते हैं, क्या पड़ेगी हेडिंग, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। बात करें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, या तो सबसे पहली बात तो हम ये समझे इसको डिनोटेड कैसे किया जाता है, इस चीज़ को डिनोटेड कैसे किया जाता है। तो हम बता दें परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से डिनोटेड किया जाता है। अब बात आई इसकी परिभाषा की, इसकी परिभाषा की, तो चलते हैं थोड़ा परिभाषा की तरफ। कहता है किसी तत्व के परमाणु, हम लिखते हुए चलते हैं, किसी तत्व के परमाणु
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कामा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में क्या कहा है, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कामा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये कह रहा है P बराबर Z के होता है, P बराबर Z के, या अगर हम यही देखना चाहें तो ये Z बराबर P के होता है। मतलब अब हमने Z और P लिख दिया है तो इस पे एक कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना कि Z बराबर P, P को हम काहे से डिनोटेट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से डिनोटेट करते हैं। P हमारा है प्रोटॉनों की संख्या और Z है हमारा परमाणु क्रमांक। मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोटॉन की संख्या होगी, जो परमाणु भार उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होगी वही हमारा परमाणु क्रमांक होगा, वही हमारा परमाणु क्रमांक होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल दे के मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम को किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल Na से। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं Na11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिल गया बेटा, यहाँ हमको मिल गया परमाणु क्रमांक। हमने बताया था जो यहाँ लिखा होता है वो क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है वो होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो गया, Z बराबर क्या हो गया हमारा 11। परमाणु क्रमांक Z बराबर हमारा हो गया 11। और Z बराबर जब P के है या P बराबर Z के है तो हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या P बराबर क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, क्योंकि कह रहा है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, इसलिए Na ये दे रखा है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो भी 11 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है, कह रहा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु भार कहे या द्रव्यमान संख्या कहे, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको डिनोटेट कहे से करते हैं, तो बेटा मैं बता दूं इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल A से। और इसका हम फार्मूला बता दें, देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है A बराबर स्मॉल p प्लस n, A बराबर स्मॉल p प्लस n। इसका जो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी सूत्र से ही निकलती है, कोई अलग से नहीं निकलेगी। ठीक है, देखिए अगर परिभाषा की बात है तो परिभाषा क्या निकलती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इन्हीं से निकली है, योग को। मैं परिभाषा अभी लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। परिभाषा कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग बोलें या जोड़ बोलें को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपके सामने लिखी परिभाषा, किसी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सबको पता है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, 1-2 न्यूमेरिकल चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला ही है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन हल करने के लिए बेटा होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन को तोड़ना सीख गए हैं, तो आप इतना मान चलिए क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ना क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन। ठीक है, इसका मतलब हमको दे रखा है प्रोटॉन, कितना दे रखा है, प्रोटॉन जिसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा 12 न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, 12 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है परमाणु क्रमांक, मतलब कि परमाणु क्रमांक पूछ रहा है और परमाणु भार पूछ रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें पूछ रहा है। तो पहले हम चलते हैं परमाणु क्रमांक के लिए। परमाणु क्रमांक, ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक के लिए हम चल रहे हैं। तो हमको पता है, अभी आगे भी मैं एक परिभाषा आपको बता के आया हूँ। अभी मैंने आगे आपको एक परिभाषा बताई थी, वो परिभाषा मैंने क्या बताई थी, परमाणु क्रमांक की किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसका मतलब क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था Z बराबर P या P बराबर Z, Z बराबर P या P बराबर Z, बात वही होगी। ठीक है, तो देखिए P का मान हमारा यहाँ पे 11 दे रखा है, तो इसलिए हमारे पास Z बराबर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, अगर Z बराबर हमको 11 मिला तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक ही तो पूछ रहा था Z बराबर, तो हमारे पास परमाणु क्रमांक क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि परमाणु भार बता दीजिए, परमाणु भार बताना है। देखिए परमाणु भार अभी मैं ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ। देखिए ये देखिए लिखा है, कह रहा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार दोनों एक ही होता है। और इसका फार्मूला मैंने क्या बेटा बताया था, मैंने बताया था कि ये होता है A बराबर स्मॉल p प्लस n होता है। तो हमको A का मान निकालना है, P का मान मेरा 11 दे रखा है और प्लस n का मान 12 दे रखा है, तो ये हमारे पास A बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास A बराबर क्या आ गया, A बराबर हमारे पास आ गया 23 आ गया। एक आंसर जो पूछा था ये हो गया, एक आंसर हमारे पास
ये हो गया। 2 आंसर पूछे थे, दोनों आंसर हो गए। अच्छा अच्छा, यही अगर पूछ ले कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अगर यही पूछे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, इसको हम कैसे लिखते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, आप कहेंगे सर कि क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन पूछे नहीं गए हैं और फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों पूछी जा रही है। तो बेटा अगर पूछ लिया गया तो इसीलिए मैंने पूछा कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इस क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझते हैं तो देखिए मैं बताया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर 11 कैसे हो गई, 11 क्यों हो गई। तो बेटा 11 इसलिए हो गई, देखिए मैं एक परिभाषा बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। किसी भी नाभिक के अंदर, किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी नाभिक के अंदर जितने आपके प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बाहरी चार्ज उस पर ना लगाया गया हो, तो अगर बाहरी चार्ज नहीं लगाया गया है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उस पर कोई बाहरी चार्ज लग गया है तो ये ध्यान देना, उसमें फिर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उस पर कोई बाहरी चार्ज लगाया गया है। ठीक है, अच्छा जब बाहरी चार्ज की बात आई है, चलो उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक है, चलते हैं उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक अधातु के ऋणायन में x की पावर -3 में। ठीक है, अब देखिए x पर -3 है, तो बेटा या तो इसको ऐसे लिख दिया जाए या तो लिख दिया जाए x माइनस ऋणायन में। ठीक है, या इसके बाद इसमें 3 ऋणायन लगा दिया जाए, या तो ऐसे लिख दिया जाए। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। ठीक है, में 10 इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है एक अधातु के ऋणायन में x में 3 ऋणायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन 8 है, तो x की द्रव्यमान संख्या बताएं। तो सबसे पहले बात तो हमने बताया था, अगर प्रश्न को आपको तोड़ना आ गया तो हल करना आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E बराबर हमारे पास 10 है। न्यूट्रॉन की बात कर रहा तो n बराबर हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है। पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है। ठीक है, ए पूछ रहा है, अगर हमको पी मिल जाए तो हम ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया था ना, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें और जहाँ पे कोई चार्ज, बाहरी चार्ज लग जाए, तो वहाँ उस चीज़ का मान ऑटोमेटिक पलट जाता है। अब जैसे बात हम करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कह रहा है, 10 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो मैंने ये भी बताया था कि Z बराबर P होता है। मैंने तो बेटा ये भी बताया था ना कि Z बराबर P होता है। बताया था कि अगर हमारे पास, अगर जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, लेकिन ये भी तो बताया था कि जब तक कोई बाहरी चार्ज ना लगे तो की बात हो रही कि Z बराबर हमको P हो सकता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो हमारे पास क्या P बराबर 7 हो सकता है। अब ये पूछोगे 7 कैसे आया, बेटा ऋण आयन इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, इसमें 3 ऋण आयन है। ठीक है, 3 ऋण आयन, अगर इसमें 10 में 3 को घटा देंगे, जस्ट उल्टा होता है, अगर प्लस में दे रहा है तो घटेगा और माइनस दे रहा है तो जुड़ेगा। लेकिन अब देखिए 7 में ही 3 जुड़ के आए, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जब 7 में 3 जुड़े होंगे तभी 10 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। ठीक है, माइनस है तभी जुड़े हो।
ठीक है, इसलिए P बराबर मैंने 7 लिख लिया, क्योंकि जब इसमें साथ में 3 जुड़े होंगे तभी ये 10 इलेक्ट्रॉन बनाया है इसने, नहीं तो इसके पास 7 ही थे। जब यहाँ से 3 इसने दिए हैं तब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं जाके, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। इसके बाद हमें पता है कि A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस N होता है। ठीक है, तो A बराबर हम लिख लेंगे, P का मान हमारे पास 7 है, N का मान हमारे पास 8 है, तो A बराबर कितना आ गया हमारे पास, A बराबर हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, A बराबर 15, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।